नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग अपनी पेडागोजी वाली क्लास को लेकर के फिर से आ रहे हैं। हम लोग अपनी केवीएस पीआरटी के लिए जो पेडागोजी वाली क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्यूरिकुलम पढ़ा था। हम लोगों ने स्टार्ट किया था सबसे पहले टीचिंग से। हम लोगों ने शिक्षण के स्तर, शिक्षण के चर, ये सारी बातें की थी। इसको डिटेल में जाना था। उसके बाद हम लोग अपना क्यूरिकुलम का टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था। और पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मॉडल्स ऑफ क्यूरिकुलम, जिसमें मैंने आपको कुछ मॉडल्स बताए भी थे। बढ़िया से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, विद एग्जांपल समझा था चीजों को। हम लोगों ने कौन कौन से मॉडल पढ़े थे? तो हम लोगों ने बेटा पढ़े थे, सबसे पहले हम लोगों ने क्यूरिकुलम को डिवाइड किया था दो पार्ट्स में। एक था पीएम, दूसरा था पीएम। क्या था? एक था प्रोडक्ट मॉडल और दूसरा था प्रोसेस मॉडल। मैंने दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है यह आपको बताया। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहला मॉडल जो पढ़ा था वो था आपका ADDI, एडी मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें ए फॉर क्या है आपका? ए फॉर आपका था एनालिसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं विश्लेषण। दूसरा था आपका डी फॉर था डिजाइन। डिजाइन का मतलब होता है प्रारूप तैयार करना। डी फॉर था डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास करना। जब हम कोई शिक्षण सामग्री, सहायता सामग्री जोड़ देते हैं तो वहां पे आपका क्या होता है? वहां पे हो जाता है आपका डेवलपमेंट। फिर है हमारे पास आई फॉर होता है क्या? इंप्लीमेंट। आई फॉर होता है क्या? आई फॉर इंप्लीमेंट। फिर है आपका ई फॉर होता है आपका इवैल्यूएशन। इंप्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, और ई फॉर इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। क्या मतलब होता है? मूल्यांकन करना। कहां पे इसका विकास किया गया? तो फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में इस मॉडल का विकास हुआ था। एक क्विक में हम लोग जल्दी जल्दी देख रहे हैं कि क्या क्या बातें हम लोगों ने किया था। मेड बाय फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी, इटली में आपकी पड़ती है फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी, उसने इस मॉडल का विकास किया था। ठीक है बच्चा लोग, कब किया था? 1975 में। कब किया था? 1975 में किया था। तो ये था आपका पहला मॉडल। दूसरा मॉडल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था हमारा CIPP मॉडल। क्या है CIPP मॉडल? देख लेते हैं। CIPP मॉडल, जिसमें CIPP, सी फॉर होता है हमारा कंटेक्स्ट, कि हम किस कंटेक्स्ट में पढ़ना चाह रहे हैं। हमारे क्यूरिकुलम डिजाइन करने के लिए नीड जिसको आप बोलते हैं, कंटेक्स्ट वही होता है कि आखिर जरूरत क्या है, क्यों पढ़ना है हमको, प्रसंग क्या है, कहां से ये जुड़ा हुआ है, क्यों करना है ऐसा, हमको क्यों बनाना है। तो पहला है हमारा कंटेक्स्ट, दूसरा है इनपुट, तीसरा है हमारा प्रोसेस, फिर आता है हमारा प्रोडक्ट। कंटेक्स्ट फिर वही आपका हो गया प्रसंग। इनपुट का मतलब हिंदी में बोलते हैं निविष्ट करना, इन्वॉल्वमेंट करना। फिर प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, और फिर पी फॉर प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। तो हम सबसे पहले अपने लाइफ का एक गोल बनाते हैं। गोल बनाने के बाद हम प्लान करते हैं कि हमें चीजों को कैसे करना है। उसके बाद हम उसके लिए एक्शन लेते हैं और फिर एक रिजल्ट निकल के आता है। यह हो गया आपका CIPP मॉडल। किसने बनाया था? तो स्टफल बीम ने बनाया था। किसने? मेड बाय स्टफल बीम ने बनाया था आपका ये वाला CIPP वाला मॉडल जो है, इसको स्टफल बीम ने बनाया था। तो ये हो गया आपका दूसरा मॉडल जो हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था। और साथ ही साथ कब बना था ये? तो ये 1983 में बना था। अगला मॉडल जो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा वो था टेलर्स का ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल, यानी कि पढ़ने के पीछे आखिर उद्देश्य क्या है, उद्देश्य केंद्रित पाठ्यक्रम। टाइलर्स ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल, उद्देश्य केंद्रित पाठ्यक्रम। क्या बोलते हैं? उद्देश्य केंद्रित पाठ्यक्रम। किसने बनाया? तो टाइलर ने बनाया। टाइलर का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था राल्फ टाइलर। क्या बनाया इन्होंने? कहा कि हम कोई भी मॉडल बनाते हैं तो उसमें 3 लोग शामिल होते हैं। हम कोई भी मॉडल बनाते हैं तो उसमें 3 लोग शामिल होते हैं। तो यानी कि 3S का सिद्धांत दिया इन्होंने कि 3S होते हैं। एक होता है आपका स्टूडेंट, दूसरा होता है आपका सब्जेक्ट, और तीसरी चीज होती है सोसाइटी। स्टूडेंट, सब्जेक्ट
और सोसाइटी। और उसके बाद इन्होंने इसके 4 भाग बताए, इन्होंने इसके 4 पार्ट्स दिए। 4 पार्ट्स में क्या क्या आता है बेटा, आप लोग को पता है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम पहचानते हैं कि आखिर कौन कौन सी चीजें होनी है। सॉरी, पहले आइडेंटिफाई नहीं, पहले डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। पहले डिफाइन करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। डिफाइन, फिर करते हैं हम लोग क्या, फिर हम लोग करते हैं आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को कि आखिर इसमें क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे इसको सॉल्व आउट करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर हम उस प्रॉब्लम का इवैल्यूएशन करते हैं। तो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और लास्ट में हम लोग फिर से वही चीज आती है आपकी, इवैल्यूएशन करते हैं। तो थोड़े थोड़े शब्दों में चेंजेस जरूर हैं, पर बात सबने लगभग एक ही कही है कि सबसे पहले नीड आती है, नीड के बाद हम लोग उसको कैसे सॉल्व करना है इसको पहचानते हैं, फिर करते हैं और लास्ट में एक मूल्यांकन करते हैं, एक रिजल्ट आता है। तो इतने 3 मॉडल हम लोग अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। एक मॉडल आपका बचा हुआ था, वो था आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका मॉडल है वो है हिल्दा तबा, जहां से हर साल क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूअसली पूछे जाते हैं। कहां से, हिल्दा तबा मॉडल से। तो हिल्दा तबा का मॉडल हम लोगों को आज की क्लास में कंप्लीट करना था। हिल्दा तबा मॉडल, हिल्दा तबा मॉडल, हिल्दा तबा का मॉडल हम लोगों को आज की क्लास में पढ़ना था। इसको हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग आगमन मॉडल या इंडक्टिव मॉडल और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मॉडल के नाम से जानते हैं। इंडक्टिव मॉडल, इंडक्टिव यानी कि आगमन मॉडल, एंड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मॉडल के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मॉडल के भी नाम से जाना जाता है। तो ये था इसका बेटा ओवरऑल फंडा, क्या है, इंडक्टिव मॉडल एंड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। हिल्दा तबा इज ऑल्सो नोन एज ग्रास रूट मॉडल, क्योंकि भाई क्यों, क्योंकि जब आपका बेसिक जहां से बनता है वो क्या होता है, रूट होती है, इसीलिए इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ग्रास रूट मॉडल। आपसे एग्जाम में पूछेगा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मॉडल कौन सा है, तो हिल्दा तबा का मॉडल। ग्रास रूट डेवलपमेंट मॉडल कौन सा है, ग्रास रूट मॉडल कौन सा है, तो ग्रास रूट मॉडल आपका हिल्दा तबा का मॉडल है। तो इसके अलग अलग नाम है, ठीक है। हिल्दा तबा is also known as grass root, हिल्दा तबा is also known as grass root मॉडल, ठीक है बच्चा लोग। अब इसको ग्रास रूट मॉडल के नाम से जानते हैं, आगमन मॉडल या इंडक्टिव मॉडल के नाम से जानते हैं, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मॉडल के नाम से जानते हैं, ग्रास रूट मॉडल के नाम से जानते हैं। ये हो गई बात इसके नामों की। फिर पूछता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कि हिल्दा तबा के मॉडल में कितनी स्टेजेस हैं, कितनी स्टेजेस हैं, तो 7 स्टेजेस हैं इनके मॉडल में, 7 स्टेजेस हैं इनके एग्जाम में, मॉडल में 7 स्टेजेस हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि हिल्दा तबा के मॉडल में कितने स्टेजेस हैं। तो कुल 7 स्टेज दिया था हिल्दा तबा ने। कहां से किधर चलती है, तो बेसिक से एडवांस की तरफ चलता है हिल्दा तबा का मॉडल। किधर से किधर, बेसिक टू एडवांस की तरफ चलता है, यानी कि बच्चे को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की बात करते हैं, तो यानी कि बेसिक टू एडवांस चलता है हिल्दा तबा का मॉडल, ठीक है बच्चा लोग। इतनी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कौन सी है 7 स्टेजेस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि 7 स्टेजेस में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, इनको समझ लीजिएगा। समझ लीजिए आपका हिल्दा तबा क्लियर, तो 2 नंबर आपके लगभग पक्के हो जाएंगे ये क्यूरिकुलम वाले से कम 2 नंबर यहां से पूछेगा, मॉडल्स ऑफ क्यूरिकुलम से कम 2। तो 7 स्टेजेस हैं यहां पे। कौन कौन सी हैं, सबसे पहले ये बताइए, आप कोई भी क्यूरिकुलम को डिजाइन करते हैं, आप कोई भी क्यूरिकुलम बनाते हैं, तो आप क्यों बनाते हैं, आप कोई भी क्यूरिकुलम डिजाइन करते हैं तो आप उसके पीछे का सोच क्या होती है, कारण क्या होता है,
आप क्यों बनाते हैं? भाई हम लोग सब सिंपली करिकुलम बनाते हैं, क्यों? ताकि बच्चे को पढ़ा सके, बच्चे को क्या पढ़ाना है इसको जानने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, यानी कि जरूरतों का पता करना। हम लोग सबसे पहले नीड्स का, बच्चों की नीड्स, बच्चों की जरूरतों क्या है उनको पता करते हैं। तो क्या होगा पहला, डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं जरूरतों का पता लगाना। सबसे पहले भाई कोई भी करिकुलम डिजाइन करोगे तो पहले आपको बच्चों की जरूरतों का अंदाजा होना चाहिए कि भाई बच्चे क्यों चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्नोसिस ऑफ नीड्स करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। हम लोग बच्चा क्यों सीख रहा है, उद्देश्य क्या है, तो ये हम इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, भाई बच्चे की क्या जरूरत है ये पता चल गया। हम बच्चे को ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो अधिगम उद्देश्य को तैयार करना कि आखिर बच्चा पढ़ रहा है तो क्यों पढ़े भाई, वो जरूरी है हर चीज बच्चा जाने ही, भाई जो उसके काम का है बस उसको वही पढ़ाना है, संदर्भित पाठ्यक्रम लगाना है। तो अधिगम उद्देश्य जानना कि आखिर बच्चा पढ़ रहा है भाई किसी टॉपिक को तो क्यों पढ़ रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, अधिगम के उद्देश्य तैयार करना, अधिगम उद्देश्य तैयार करना। फिर है आपका विषय वस्तु का चयन, सिलेक्शन ऑफ कंटेक्स्ट, विषय वस्तु का चयन करना, विषय वस्तु का चयन करना। अभी बेटा मैं लास्ट में आपको इसको पूरा एक कहानी की तरह बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने विषय वस्तु को चयन कर लिया, फिर हमने ऑर्गेनाइज किया, उसको बच्चों के सामने पेश किया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेक्स्ट, हमने ऑर्गेनाइज कर लिया कंटेक्स्ट को, कंटेंट को अपने ऑर्गेनाइज कर लिया। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि क्या मतलब हुआ कि अधिगम अनुभवों का प्रयोग, ये विषय वस्तु का चयन, फिर विषय वस्तु का आयोजन, विषय वस्तु का आयोजन किया। फिर क्या करना है बच्चा लोग, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, अधिगम अनुभवों का प्रयोग, अधिगम अनुभवों का प्रयोग, अधिगम अनुभवों का प्रयोग। ठीक है बेटा, अधिगम अनुभवों का प्रयोग किया। उसके बाद क्या है बाबू, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, अधिगम गतिविधि तैयार करना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, हम लोगों ने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। अधिगम गतिविधि तैयार करना, अधिगम
गतिविधि तैयार करना, कि अधिगम कैसे करना है इसके बारे में पता करना क्या कहलाता है, अधिगम गतिविधि तैयार करना। और लास्ट में आता है बाबू आपका इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। क्या आता है, इवैल्यूएशन। हमेशा लास्ट में क्या आता है बाबू, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन करना या मूल्यांकन। इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। अब इसको समझो बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्या आया, सबसे पहले हमारे पास आया हिल्दा तबा का मॉडल। कहते क्या क्या है इसको, तो इसको हम लोग इंडक्टिव मॉडल या आगमन मॉडल कहते हैं, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मॉडल के नाम से जानते हैं, ग्रास रूट मॉडल के नाम से जानते हैं। टोटल 7 स्टेजेस होती हैं हिल्दा तबा के मॉडल में। बेसिक से लेकर के एडवांस की तरफ चलता है हिल्दा तबा का मॉडल। हिल्दा तबा मॉडल की जो 7 स्टेजेस हैं उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें बच्चे की जरूरतों का पता लगाना है कि बच्चा कौन सी चीज सीखना चाहता है, जिस एज का बच्चा है, जिस बुद्धि आईक्यू लेवल का बच्चा है, उस हिसाब से उसे कौन कौन सी चीजें वो सीख सकता है, इसका पता लगाना। तो बच्चों की जरूरतों का पता लगाना, सबसे पहले डायग्नोसिस ऑफ नीड्स करना है। फिर अधिगम उद्देश्यों को जानना है कि भाई बच्चा को हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो हम क्यों पढ़ा रहे हैं, भाई उसका देना होना चाहिए, तो अधिगम उद्देश्यों को तैयार करना है। फिर विषय वस्तु का चयन करना है कि बच्चे को सबसे बेहतर तरीके से यह बात मैं कैसे समझा सकता हूं, इसके लिए विषय वस्तु का चयन करना। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेक्स्ट, विषय वस्तु का आयोजन करना, कि विषय वस्तु जो मैंने चयन किया है उसको आयोजन किया, मैंने उसको इंप्लीमेंट किया, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम अनुभवों का प्रयोग। भाई आप पढ़ा रहे हो तो अब ऐसा तो है नहीं कि किताब ले लिए और जो उसमें लिखा है उसको बोल बोल के पढ़ दिया। भाई पढ़ना तो बच्चा भी जानता है, वो भी पढ़ सकता है। आपको क्या करना है, आप अपने अनुभवों का, आप अपने एक्सपीरियंसेस का यूज करेंगे कि बच्चे को कितना ज्यादा से ज्यादा हम समझा सकते हैं बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, उनको मैं कहां से यूज करूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि आपका अधिगम अनुभवों का प्रयोग करना। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, अधिगम गतिविधि तैयार करना, मतलब बच्चे के ऊपर उसको इंप्लीमेंट कर दिया मैंने। और लास्ट में जब मैंने उस क्यूरिकुलम को जो मैंने तैयार किया, जो एक टॉपिक मैंने तैयार किया, जो एक प्लान बनाया, उसका मैंने इवैल्यूएशन किया कि क्या मैंने जो बच्चे को समझाया क्या वो समझ में आया, यानी कि वो इफेक्टिव था या नहीं था। इसके लिए हम लास्ट में क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे की जरूरतों का पता लगाना है, फिर बच्चे को क्यों पढ़ाना है इसका पता लगाना है, फिर क्या पढ़ाना है इसका पता लगाना है, फिर विषय वस्तु को सही तरीके से मैनेज करना, ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद पढ़ाते वक्त अपने खुद के जो एक्सपीरियंसेस हैं, अधिगम अनुभवों का प्रयोग करना है। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, अधिगम गतिविधि तैयार करना। जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया लेकिन अभी मान लो बच्चों को नहीं समझ, तो कुछ गतिविधि के द्वारा हम कुछ लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, ठीक है। हम बच्चे के लिए कुछ गतिविधि तैयार करेंगे कि आपने जो पढ़ा इसको आप करके सीखो, तो अधिगम गतिविधि तैयार करना। और लास्ट में जब बच्चा, यहां पे मैंने विषय वस्तु का आयोजन किया, मैंने बच्चे को पढ़ा दिया, उसमें मैंने अपने अनुभवों का प्रयोग किया, फिर उसके बाद गतिविधि का प्रयोग किया, उसमें बच्चे को कुछ एक्टिविटीज कराई, और लास्ट में जब पूरी तरह से मैंने पढ़ा डाला, उसको सब कुछ हर तरीके से समझा डाला, तो मैं अब क्या करूंगा, अब मैं करूंगा इवैल्यूएशन कि क्या जो मैंने बच्चे को समझाया वो मेरे बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया है। समझ लेना बेटा फिर से, सबसे पहले बच्चे की जरूरतों का पता किया, उसके बाद अधिगम के उद्देश्यों को जाना कि बच्चे को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, इसके बारे में जाना। फिर क्या पढ़ाना है मुझे, उस विषय वस्तु का चयन किया, विषय वस्तु का आयोजन किया, मतलब मैंने पढ़ाया आपको। पढ़ाने के बाद मैंने उसमें अधिगम अनुभवों का प्रयोग किया, मतलब अपने एक्सपीरियंस डाले उसमें ताकि आपके लिए लर्निंग इजी हो सके। उसके बाद मैंने उसमें कुछ गतिविधि ऐड किया, गतिविधि के बाद हमने उसका इवैल्यूएशन कर दिया। 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टेज आपकी। तो कैसे याद रखोगे, सबसे पहले बच्चों को की जरूरत क्या है, बच्चे की जरूरत क्या है, नीड्स क्या है, फिर नीड्स पता चल गई, फिर क्या करोगे बाबू बताओ जल्दी से बोलो,
अधिगम के उद्देश्यों का चयन करेंगे, विषय वस्तु का चयन करेंगे, विषय वस्तु का आयोजन करेंगे, लर्निंग एक्सपीरियंस यानी कि अपने अधिगम अनुभव को लगाएंगे, उसके बाद गतिविधि तैयार करेंगे, गतिविधि कराने के बाद मूल्यांकन करेंगे। ये हो गई आपकी टोटल 7 स्टेजेस। और ये एक जो आपकी ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन में विश्वास रखती थी हिल्दा तबा, क्यों? क्योंकि हिल्दा तबा जो है ना आपकी, ये जॉन डेवी की शिष्या थी। हिल्दा तबा ये एक फीमेल है, हिल्दा तबा। हिल्दा तबा जॉन डेवी की शिष्या थी। जॉन डेवी की शिष्या थी। हिल्दा तबा जॉन डेवी की शिष्या थी। ठीक है बेटा। अब इसमें देखो बाबू, क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बढ़िया से। इधर देख लो, हिल्दा तबा मॉडल नाम है मेन, उसके बाद इसको हम लोग इंडक्टिव मॉडल, आगमन मॉडल या कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मॉडल के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग ग्रास रूट मॉडल के नाम से जानते हैं। इसमें कुल 7 स्टेजेस होती हैं जो कि बेसिक से लेकर के एडवांस की तरफ बढ़ती हैं। उसके बाद ये मैंने आपको कम से कम 5 बार बढ़िया से समझा दिया कि जो 7 स्टेजेस हैं उनमें हमने सबसे पहले बच्चे की जरूरतों का पता लगाना है, फिर अधिगम उद्देश्यों का चयन करना है, फिर विषय वस्तु का चयन करना है, फिर विषय वस्तु का आयोजन करना है। विषय वस्तु का आयोजन करने के बाद उसमें सेल्फ लर्निंग एक्सपीरियंसेस यानी कि अधिगम अनुभवों का प्रयोग करना है। अधिगम अनुभव का जब प्रयोग कर लेंगे तो गतिविधि तैयार करेंगे, गतिविधि कराएंगे बच्चे से, गतिविधि कराने के बाद हम लोग मूल्यांकन करेंगे। ये थी आपकी टोटल 7 स्टेजेस। अब इसके बाद बच्चा लोग आगे बढ़ो, और मैंने आपको यह भी बता दिया कि हिल्दा तबा जो है ये जॉन डेवी की शिष्या थी। ठीक है बच्चा। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं यह समझना है। अब आपको सबसे पहला क्वेश्चन, इलियट आइजनर द्वारा प्रतिपादित कौन सा पाठ्यक्रम का एक अवधारणा है? जल्दी से बताओ, इलियट आइजनर ने इसमें से कौन सा प्रतिपादित किया? इलियट आइजनर ने कौन सी अवधारणा दी? इलियट आइजनर ने कौन सी अवधारणा दी? ऑप्शन ऑप्शन नहीं मिलेगा बाबू, ऐसे बताओ इलियट आइजनर ने कौन सी अवधारणा दी? जल्दी से बताओ। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो बताओ इलियट आइजनर ने कौन सी अवधारणा दी? जल्दी से आंसर करो। तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये आपका आंसर। जल्दी से बताओ तो मैं लिखूं, जल्दी से बताओ। शून्य पाठ्यक्रम। शून्य पाठ्यक्रम की अवधारणा किसने दिया? जीरो क्यूरिकुलम। शून्य पाठ्यक्रम की अवधारणा किसने दिया? इलियट आइजनर ने दिया। शून्य पाठ्यक्रम की अवधारणा किसने दिया? इलियट आइजनर ने। फिर क्वेश्चन आपसे पूछता है, जैक्सन ने कौन सी पाठ्यक्रम की कौन सी अवधारणा प्रतिपादित की? क्वेश्चन नंबर 2, जैक्सन ने पाठ्यक्रम की कौन सी अवधारणा दी? जैक्सन ने पाठ्यक्रम की कौन सी अवधारणा दी? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ बेटा, जैक्सन ने पाठ्यक्रम की कौन सी अवधारणा दी? जैक्सन ने गुप्त ऑब्लिक हिडन क्यूरिकुलम की अवधारणा दी। गुप्त ऑब्लिक हिडन क्यूरिकुलम की अवधारणा किसने दिया? जैक्सन ने दिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थागत योजना का आवश्यक कदम है? थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित
में से कौन सा एक संस्थागत योजना का महत्वपूर्ण कदम है? महत्वपूर्ण कदम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थागत योजना का महत्वपूर्ण कदम है? जल्दी से आंसर बताओ बेटा। बेटा सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है आपका एनालिसिस करना, विश्लेषण करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? विश्लेषण करना। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। मैं एक बार आपको ऑप्शंस तो कोई भी बना देगा बेटा, मैं आपको एक बार बस क्वेश्चंस दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। विश्लेषण करना सबसे जो आपका होता है, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो क्या? एनालिसिस करना। तो किसी भी चीज को, कोई भी हम लोग करिकुलम तैयार करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा एनालिसिस करना। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? अगला क्वेश्चन, पॉजिटिव साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, सकारात्मक मनोविज्ञान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? सकारात्मक मनोविज्ञान यानी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी। जल्दी से बताओ, किसी को पता है सकारात्मक मनोविज्ञान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? सकारात्मक मनोविज्ञान यहां पे जहां पे आपके पास पॉजिटिविटी होती है। पॉजिटिविटी का क्या मतलब हो बच्चा? पॉजिटिविटी का मतलब होता है कि जहां पे आप होप, लव, आशा में विश्वास रखते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, उसको बोलते हैं सकारात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, तो इसकी अवधारणा किसने दिया था? मार्टिन सेलिंगमैन ने। किसने दिया? मार्टिन सेलिंगमैन ने। मार्टिन सेलिंगमैन, मार्टिन सेलिंगमैन ने सकारात्मक मनोविज्ञान की अवधारणा किसने दिया? तो सकारात्मक मनोविज्ञान की अवधारणा मार्टिन सेलिंगमैन ने दिया। फिर अगला क्वेश्चन आपका बनता है, स्पाइरल क्यूरिकुलम की अवधारणा किसने दिया? स्पाइरल क्यूरिकुलम की अवधारणा किसने दी? स्पाइरल क्यूरिकुलम की अवधारणा किसने दी? जल्दी से आंसर करो। स्पाइरल क्यूरिकुलम की अवधारणा जेरोम एस ब्रूनर ने दिया था। किसने दिया था? जेरोम एस ब्रूनर ने। जेरोम एस ब्रूनर ने स्पाइरल क्यूरिकुलम की अवधारणा दी। स्पाइरल क्यूरिकुलम की अवधारणा किसने दिया? जेरोम एस ब्रूनर ने दिया था। चलो भाई, तो ये आपके बेटा कुछ क्वेश्चंस थे जिससे मैंने आपको एक बार इंट्रोडक्शन करवाया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। सबसे पहला, इलियट आइजनर ने कौन सी अवधारणा दी? तो शून्य पाठ्यक्रम बताया था। जैक्सन ने क्या बताया? तो उन्होंने हिडन क्यूरिकुलम के बारे में बात किया था। कौन सा एक संस्थागत योजना का महत्वपूर्ण कदम है? तो हम कभी भी कोई भी प्लान करते हैं तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, सकारात्मक मनोविज्ञान की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? मार्टिन सेलिंगमैन ने प्रस्तुत किया था। स्पाइरल क्यूरिकुलम की अवधारणा किसने दिया? जेरोम एस ब्रूनर ने दिया। तो आपका ये क्यूरिकुलम वाला जो टॉपिक है ये मैंने पूरा कर दिया है। आपको एक बार फिर से हम लोग लाइव आके इंटरैक्ट करके बढ़िया से इसको फिर से करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हालांकि अगर आप एक बार में नहीं भी समझ में आता है, दोबारा देखोगे तो आपको चीजें एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, बाकी
कल से वाईटी सेशंस में हम लोग बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे। तो अब आप लोग बढ़िया से तैयार हो जाइए और कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।